हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 9, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइट होता क्या है हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि हमारा लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प which help us to see the ब्यूटीफुल वर्ल्ड। लाइट हमारी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें इस संसार को देखने में हमारी मदद करती है। इसको हम बोलते हैं लाइट। अब लाइट कैसे टाइप की वेव होती है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि लाइट के अगर मैं नेचर की बात करूं यहाँ पर, कि लाइट दो नेचर में पाई जाती है। लाइट हैव लाइट हैव टू नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं। दो नेचर कौन से? कि ये पार्टिकल फॉर्म में भी होती है, पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकल फॉर्म। और दूसरी हम इसको कह सकते हैं कि ये वेव फॉर्म में भी होती है, वेव फॉर्म, ठीक है ना। हमारी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम लोग बात करें तो पार्टिकल नेचर भी होता है उसका, और इसका वेव नेचर भी होता है। तो दो तरह की चीज़ों को मिलकर इसीलिए इसको हम लाइट को क्या कह देते हैं? लाइट इज ए डुअल नेचर। लाइट इज ए डुअल नेचर, ठीक है ना। लाइट जो हमारी होती है वो कैसी होती है? डुअल नेचर की होती है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ी बात करें आगे अपनी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? अ सिंगल रे, अ सिंगल लाइट इज कॉल्ड रे। अगर कोई सिंगल लाइट आ रही है, जैसे कि मान के चलो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो एक लाइन जा रही है इसको हम लोग कहते हैं रे। और अगर हमारे पास में ग्रुप ऑफ रे मिल जाती है, ग्रुप ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। अगर बहुत सारी ग्रुप यानी कि हमारी बहुत सारी रे, जैसे मान लो मैं इन सब रेओ को एक साथ मिला देता हूँ, तो ये जो रे आप देख रहे हैं ये हमारी क्या कहलाती है? बीम कहलाती है, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी? एक बीम बन जाएगी। तो इसको तो हम कहेंगे यहाँ पर बीम। और जब ये अकेली होगी तो इसको हम क्या कह देंगे? यहाँ पर रे कह देंगे, ठीक है। आई होप तो लाइट के बारे में इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, तो देखिए लाइट के दो प्रकार के सोर्स होते हैं। कौन से दो प्रकार के? सबसे पहला सोर्स होता है हमारा नेचुरल सोर्स। अब ये नेचुरल सोर्स कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की क्या होती है? लाइट होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की रोशनी होती है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे नेचुरल सोर्स में काउंट होते हैं। जैसे हमारा सन। मून एक नेचुरल सोर्स नहीं होता है, ये गलत डल गया है यहाँ पर, प्रिंट करते टाइम हम भी थोड़ा सा अलग हो गया। मून एक नेचुरल सोर्स नहीं है, हमारा सन एक नेचुरल सोर्स है। आप यहाँ पर फायर फ्लाइज को कह सकते हैं कि फायर फ्लाइज जो होते हैं वो हमारा एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है ना। स्टार्स हमारे नेचुरल सोर्स हैं लाइट का। तो ये हमारे यहाँ क्या होते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं हमारे पास में आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी से लाइट लेकर या किसी और तरीके से चमकते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में आ जाते हैं। जैसे हमारे पास में अगर मून को भी हम लोग बात करें तो मून भी एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। जब सन की, यानी कि मान लो ये सन है हमारे पास में, जब सन की रेज इसके ऊपर क्या होंगी? फॉल्स होंगी, तब जाके ये क्या होगा? चमकना शुरू होगा। अगर यहाँ पर सन की फॉल्स नहीं होगी तो हमारा चांद चमकेगा नहीं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बल्ब हमारा क्या है? तो बल्ब हो गया, टॉर्च हो गई आपकी, और भी बहुत सारे सोर्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जो अपनी लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद बात करें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक मिनट में एक पेज ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर की। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे? दोज ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन प्रोड्यूस लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे कैसे होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, हमारा बल्ब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है आपका, मून भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है,
ठीक है ना, स्टार्स, फायरफ्लाइज, कैंडल, ठीक है ना, ये जितने भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे के सारे आपके कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस का मतलब ये होता है कि जो अपने आप से ग्लो करते हो, यानी कि अपने आप से ग्लो का इन द सेंस है कि अपने अंदर से लाइट को निकालते हो। जो ऑब्जेक्ट लाइट को निकालेगा वो सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। उसके बाद दूसरी अगर हम लोग बात करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारे पास कौन सा है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट, those objects which do not प्रोड्यूस लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास में एक टेबल है, तो टेबल एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आपकी चेयर हो गई, कोई स्टोन हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, तो ये सब हमारे पास में कहते हैं ये सारे के सारे हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में यहाँ पर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, या लाइट रिफ्लेक्शन। अभी लाइट रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखिए, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट किसी सरफेस पर जब टकराती है तो टकराने के बाद में वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से लाइट आ रही है। यानी कि रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट इज बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर देखिए हमने एक मिरर बना रखा है, ये हमारे पास में एक मिरर है जिसके ऊपर हमारे पास में क्या है, ये ऊपर वाली सतह आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपकी, और नीचे हमने इसके क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। नीचे हमने क्या कर रखी है, इसकी पॉलिश कर रखी है, ठीक है, नीचे क्या है, इसकी पॉलिश हुई है। अब देखिए यहाँ से जो लाइट है हमारे पास में, जैसे ये लाइट आई हमारे पास में, ये लाइट आई, अब आने के बाद में टकरा कर वो यहाँ से होती हुई कहाँ चली गई, हमारी इस तरफ चली गई, ठीक है ना। सिमिलरली हमारी दूसरी लाइट आई, तो जिस मीडियम से ये आ रही है टकरा कर क्या हो रही है, हमारी उसी मीडियम में वापस जा भी रही है, ठीक है ना। लाइट हमारी जिस मीडियम से हमारे पास में लाइट आ रही है टकरा कर वो उसी मीडियम में क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में अगर टकरा कर जा रही है तो ऐसी लाइट को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं, ठीक है ना। ऐसी लाइट हमारी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए इसीलिए ड्रॉ करी जा रही है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपकी लाइट आई और टकराने के बाद में ये यहाँ पे चली गई, तो यानी कि ये जो लाइट हमारी आ रही है जिस एंगल से, इस तरफ से लाइट हमारी आ रही है और इस तरफ हमारी क्या हो रही है, लाइट ये जा रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो भी सरफेस होती है जिसमें लाइट क्या होती है, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में जा रही है, तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह की सरफेस के ऊपर होता है, यानी कि हमारे पास में सरफेस स्मूथ भी हो सकती है और हमारी एक रफ सरफेस भी हो सकती है। अब ये स्मूथ और रफ का क्या समझेगा, देखिए स्मूथ सरफेस वो सरफेस होती है जिस पर लाइट क्या हो रही है, जिस एंगल से वो टकरा रही है उसी एंगल से वापस भी जा रही है, ठीक है ना। जिस एंगल से वो टकरा रही है उसी एंगल से अगर लाइट वापस भी जा रही है तो इसको हम कहेंगे अपनी, क्या कहेंगे आप, इसमें स्मूथ सरफेस कहेंगे। लेकिन अगर मान के चलो लाइट हमारे पास में क्या है, किसी रफ सरफेस है, मान लो ये रफ सरफेस आपकी ये बनी हुई है, अब लाइट आई कुछ ऐसे टकराई और टकराने के बाद में लाइट ऐसे चली गई, तो जो रफ सरफेस होती है उस पर क्या होता है, जब लाइट किसी भी एंगल से फॉल्स होती है तो वो उस एंगल से बाहर नहीं निकलती जिस एंगल से वो लाइट हमारी आ रही होती है, यानी कि लाइट किसी भी तरफ को भाग जाती है, तो ऐसी सरफेस को हम लोग क्या कह देते हैं, रफ सरफेस कह देते हैं। यानी कि अगर लाइट जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जा रही है तो ये हमारी स्मूथ सरफेस होगी, और लाइट अगर जिस एंगल से आ रही है और उसके किसी और एंगल से वो बाहर निकल रही है तो ऐसी सरफेस को हम क्या कहेंगे, रफ सरफेस कहेंगे, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि लाइट रिफ्लेक्शन किस तरीके से करती है और सरफेस हमारी किस तरीके से हो सकती है। अब देखिए अगर हम बात करें लॉस के बारे में, तो लाइट के दो नियम होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन के हमारे दो नियम होते हैं, पहला हमारा फर्स्ट लॉ और दूसरा हमारा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि ये जो लाइट यहाँ से आप आते हुए इसको देख रहे हैं ये है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है ना। जो लाइट हमारे पास में ये आ रही है इस लाइट को हम क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे, और ये सरफेस पर टकराने के बाद में जिस पर जा रही है इसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी कैसी है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना।
और इसके ऊपर हमने क्या करा, एक अभिलंब को यहाँ से ये फोल्ड करा, अभिलंब हमने फोल्ड करा, तो ये हमारे पास में क्या कहलाती है, नॉर्मल रे। अब जिस पॉइंट पर ये तीनों लाइट आपस में यहाँ पर मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो तीनों की तीनों देखो आप, इंसिडेंट रे आपकी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, सबकी सब आकर कहाँ मिल रही है, एक ही पॉइंट पर मिल रही है, एक कॉमन प्लेन पे मिल रही है। तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड द नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ। दूसरी अगर हम लोग बात करें सेकंड लॉ के बारे में, तो देखिए हमारे पास में ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारे पास में जो इंसिडेंट रे आ रही है हमारे पास में, और ये हमारी जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो इनके बीच में ये हमारा है अभिलंब, यानी कि हमारा नॉर्मल। अब ये नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है आपकी, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरी अगर हम बात करें इस एंगल की अपने, तो ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, हमारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगी। तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, हमारे रिफ्लेक्शन के दो नियम है, दोनों नियम को आपको बखूबी याद रखना, पेपर के अंदर इसको पूछा जाता है, और मैं कहूँगा आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पेपर में हर बार इसको पेपर में एक ना एक बार देखने के लिए मिल जाता है, कहीं ना कहीं पे ये जरूर होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात क्या हमारे पास में, मिरर। तो मिरर क्या होता है, अ रिफ्लेक्शन सरफेस दैट बाउंस ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग आइदर ए रियल इमेज और ए वर्चुअल इमेज। मिरर क्या होता है हमारे पास में, कि ये एक ऐसी सरफेस होती है, एक ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो हमारे लिए रियल और हमारे पास में जो है वर्चुअल इमेजेस को बनाने का काम करती है। ठीक है ना, अब ये जो मिरर होते हैं हमारे, ये दो प्रकार के मिरर होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है हमारा प्लेन मिरर, और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला क्या होता है हमारा, प्लेन मिरर, दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। एक एक करके दोनों मिरर के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, तो हम आप उसको उस डाउट का भी सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। अ प्लेन मिरर इज ए मिरर विद ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉन एज द प्लेन मिरर। देखिए जिस मिरर की, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो सरफेस आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सरफेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कैसी है, एक फ्लैट सरफेस है आपके पास में। कैसी है आपके पास में, एक फ्लैट सरफेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हमारे पास में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर रखा हुआ है, तो लाइट क्या हो रही है, इस फ्लैट सरफेस पर दिखती है। आप लोगों ने प्लेन मिरर अपने घर में भी देखा होगा, जिसमें आप शीशे को देखते हो, अपनी शक्ल देखते हो, जिसमें उसी मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक की बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर क्या है, इट्स इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। इसकी जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर हमेशा एक वर्चुअल इमेज को बनाता है, कभी भी कोई रियल इमेज नहीं बनाता। ठीक है ना, साथ में द इमेज इज इरेक्ट, उसकी इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है। साथ में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो इक्वल होती है किसके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अगर मैं यहाँ से मान के चलो हमारे पास में ये पॉइंट है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी ये डिस्टेंस को अगर मेजर करता हूँ, अगर मान लो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की है, तो इस पॉइंट से इमेज की डिस्टेंस भी आपकी कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर की ही रहेगी। ठीक है ना, जितने दूर हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से, उतनी ही दूर जाकर उसकी इमेज भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया ये बात, कि प्लेन मिरर। तो ये कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है, कि ये हमेशा जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज को बनाता है, कभी भी कोई रियल इमेज नहीं बनाता। दूसरी बात क्या होती है, एक चीज़ और इसमें समझ लेंगे, अगर प्लेन मिरर को हम लोग गाड़ियों के शीशों में क्यों नहीं लगाते, ठीक है ना, प्लेन मिरर को हम लोग जनरली अपना चेहरा देखने के लिए अपने घरों में ही लगाते हैं, पर जनरली हम गाड़ियों में क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर क्या है, उतना वाइड एरिया कवर नहीं कर पाता, और दूसरा क्या है, ये इमेज को क्या दिखाएगा, लेटरली इनवर्ट दिखाएगा इमेज को। इसकी वजह से पीछे वाली गाड़ी हमें सही से दिखाई नहीं देगी और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम लोग प्लेन मिरर को गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अ स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर विच हैज द शेप ऑफ ए पीस कट आउट ए स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, हमारा जो स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, कि एक स्फेयर आपने ले लिया और उसमें से क्या करे, दो सरफेसों को कट कर दिया।
ठीक है ना। अब ये भी क्या होती है, अगर आप सिंपली याद रखेंगे तो आप एक वर्ड में याद रखिएगा, इट इज ए कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है ये कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है ना। कैसी होती है, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जहां पर हमारे पास में क्या है कि जो भी लाइट इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, या तो वो एक तरह से फैल जाएगी, यानी कि स्प्रेड कर जाएगी, या फिर वो क्या करेगी, कन्वर्ट कर जाएगी। दो ही काम यहाँ पे करेगा। तो हम अगर बात करें, यहाँ से हमने क्या करा, इसको मान लीजिए कट करा कुछ इस तरीके से, हमने मान लीजिए ये कट कर दिया यहाँ से, और एक मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया, ठीक है ना। अब कट करने के बाद में, एक सेकंड, ठीक है। तो कट करने के बाद में अब हमारे पास में क्या है कि इनको हमने अलग अलग निकाल लिया। अब अलग अलग निकाले तो यहाँ पर दो प्रकार के हमारे पास में मिरर देखने के लिए मिले। एक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जिसकी अंदर की साइड से, गहराई वाली साइड से हमारे पास में क्या होती है, पॉलिश्ड हो रखी होती है, और दूसरी साइड उठी हुई साइड से कैसा होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो इस साइड पर इसकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरी साइड इसकी कैसी है, पॉलिश्ड सरफेस। दूसरी साइड इसकी कैसी है, पॉलिश सरफेस, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने दूसरे को कट करके निकाला तो दूसरा मिरर हमें कैसा देखने के लिए मिला, जिसकी गहराई वाली साइड तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, और पीछे वाली सरफेस क्या हो जाएगी, उठी हुई साइड, वो पॉलिश्ड हो जाएगी। तो ये हमारी है पॉलिश सरफेस, और उसके अंदर की साइड है रिफ्लेक्टिंग। तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, और ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कैसा है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आई बात सारी। चलिए अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि हमारे स्फेरिकल मिरर में कौन कौन सी टर्म्स हमें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम टर्म्स ऑफ मिरर के बारे में, कि हमारी कौन कौन सी टर्म्स हमें मिरर में देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोल किसे कहा जाता है। पोल क्या होता है, किसी भी आपके मिरर का, यानी कि अगर कोई मिरर आपके पास में है तो उस मिरर का जो हमने कट किया है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास में, उस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर पोल कह देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो मिरर हमने कट करके निकाला, उस कट करे हुए मिरर का जो सेंटर पॉइंट आपका देखने के लिए मिलता है, उस सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। अब क्या होता है, हमें पता है एक जो सरफेयर होती है हमारी, यानी कि स्फेयर जो हमें यहाँ पे देख रहा है, जो ये स्फेयर है हमारा, इस स्फेयर का कोई सेंटर होगा। तो जो इस स्फेयर का सेंटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। किसी भी मिरर से, किसी भी मिरर के सेंटर पॉइंट से, यानी कि पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखिए मैं आपको छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक मान लीजिए ये यहाँ पे हमारे पास में एक मिरर है, फिर हमने एक ये लाइन बनाई। तो इसमें पार्ट देखेंगे आप लोग, क्या क्या पार्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, इस एक्सिस को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हमें यहाँ पर दिखा रही है, तो अब इसको अगर मैं एक स्फेयर के फॉर्म में बनाता हूँ, अगर मैं इसको एक स्फेयर के फॉर्म में बनाता हूँ, तो अब इस सर्कल का कोई सेंटर पॉइंट होगा, मान लो ये वो सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को हमने नाम दिया सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट पाया जाता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक पोल पॉइंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है फोकस। इसको क्या बोला जाता है, फोकस। यानी कि जितनी डिस्टेंस वो पोल से कवर करेगा, उतनी डिस्टेंस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कवर करेगा। तो यानी कि हमारे पास में जो फोकस पॉइंट है वो क्या है, पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। कहाँ से, पोल से जो हमारा फोकस है, फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आई होप तो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, या इसको छोटा कर देते हैं, हटाते तो नहीं है, छोटा साइज कर देते हैं इसका, ये हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, हमने प्रिंसिपल एक्सिस समझ ली कि प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास में क्या होती है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस हमें समझ में आ गई कि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमने बता दिया, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए स्फीयर एंड दिस स्फीयर हैज द सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी बातें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक समझ में आ गई हैं, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब अगर मुझे कोई इमेज बनानी है तो उस इमेज को बनाने के लिए हमारे पास में कुछ नियम होते हैं। मैं यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए साथ साथ यहाँ पे नियम बताता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ बहुत आराम से समझ में आए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट रूल की। पहला नियम क्या कहता है, या पहला रूल हमें क्या कहता है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इट विल पास थ्रू द फोकस, तो वो रे फोकस से पास करेगी। यानी कि यहाँ से मान लो ये रिफ्लेक्ट करके इस तरीके से चली गई, क्योंकि हमारा कौन सा ये, हमारा ये है कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है ये, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो यानी कि इसकी जो ये पोल की जो डिस्टेंस को हम पीछे लेके आएंगे तो ये कहाँ से पास होकर रही होगी, फोकस से होकर जाएगी। लेकिन वहीं हम अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन है हमारे पास में, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और टकराने के बाद में ये कहाँ से पास करेगी, हमारी फोकस से पास करेगी। तो दिस पॉइंट इज नॉन एज द फोकस पॉइंट, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, फोकस। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो टकराने के बाद में, यानी कि मिरर से टकराने के बाद में वो फोकस से पास करती है। पहला नियम आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट रूल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने। तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे हमारे पास में कॉनकेव मिरर में ये देखिए कि ये हमारे पास में रे आ रही है, ठीक है ना, ये हमारे पास में रे कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है, ठीक है ना, और टकराने के बाद में ये कहाँ चली गई, कुछ पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। इसी तरीके से मान के चलिए हमारे कॉनकेव मिरर के अंदर आप देखिए कि ये रे हमारी कहाँ आ रही है, ये हमारी फोकस से आ रही है रे, कहाँ से आ रही है, हमारी फोकस से हमारी एक रे आ रही है, और टकराने के बाद में कहाँ हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है ना, कैसी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो जब भी कोई रे फोकस से पास करेगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो उसको मिरर पे टकराने के बाद में वो फोकस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है आपको। चलिए अब बात करते हैं हम अपने तीसरे नियम के बारे में। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन का हमारा तीसरा नियम क्या कहता है कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर द रे विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही टकरा कर वापस आ जाती है। यानी कि मान के चलिए, पहले हम इसमें ही देख लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है ना। अब अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है इमेज तो हमारे पास टकरा कर ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई स्फीयर है हमारे पास में, ठीक है ना, ये क्या हमारे पास में कोई स्फीयर है। अब आप स्फीयर पे कहीं से भी आप कुछ भी पॉइंट डालिए, वो सबके सब क्या होते हैं, हमेशा 90 पे ही जाकर फॉल्स होते हैं। कैसे होते हैं, 90 पर ही फॉल्स होते हैं। सेंटर पे से कहीं पे भी निकालेंगे आप सरफेस के साथ, वो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाती है, यानी कि नॉर्मल पे ही वापस चली जाती है। ऐसे आप इस बात को समझ सकते हैं। क्लियर है आप सभी को लोगों को। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है कॉन्वेक्टिव मिरर के अंदर, तो ये हमारी रे ऑफ लाइट है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही टकरा कर वापस भी जा रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, हमारी कॉनकेव मिरर में हमने देखा नियम 3। तो ध्यान रखिएगा, अब मैंने आपको 3 नियम बताए। पहला नियम मैंने क्या कहा यहाँ पर कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो मिरर पर टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगी। दूसरा नियम हम लोगों ने बताया कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो टकराने के बाद में, यानी कि मिरर पे टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम हमने बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो टकराने के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं अपने रूल नंबर 4 के बारे में। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ इंसिडेंट पोल पर टकराती है तो इट्स रिफ्लेक्टेड बैक
मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हमारे पास में जिस एंगल से वो लाइट आई है, मान के चलिए ये हमारी लाइट है, तो जहाँ से ये टकराई, अब हमने यहाँ से क्या करा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास में, मैं प्रिंसिपल एक्सिस को रंग से बना देता हूँ, तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से लाइट टकराई और टकराने के बाद में इसी एंगल से क्या हो गई, लाइट वापस में गई। तो जो एंगल हमारा नॉर्मल और हमारे प्रिंसिपल एक्सिस कह लो या इंसिडेंट रे के बीच में कह लो, तो ये हमारी लाइट आई थी और यहाँ से हमारी लाइट टकरा के निकल गई। तो जिस एंगल से ये लाइट गिरी है उसी एंगल से क्या हो जाएगी, बाहर भी निकल जाएगी। सिमिलर काइंड हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव के अंदर हो जाएगा, लाइट हमारे पास में आई और ये लाइट टकराने के बाद में क्या हो गई, वापस से उसी एंगल से निकल गए। तो ये चार बातें आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखनी है। अगर आपको ये चार बातें नहीं आती तो आप इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पहले ये चार बातें अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको जल्दी जल्दी रिकॉल कर लीजिए। पहला नियम हमने क्या बता दिया कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो मिरर पर टकराने के बाद में फोकस से पास करेगी। दूसरा नियम हम लोगों ने बता दिया कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो मिरर पर टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तीसरे नियम में हमने बात करी यहाँ पर कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि सी से हमारी पास करती है, टकराती है, तो मिरर पे टकराने के बाद वो सी पर ही वापस लौट के आ जाएगी। और चौथे नियम में हमने कहा कि अगर कोई रे पोल पर टकराती है, यानी कि सेंटर ऑफ मिरर पर टकराती है, तो वो टकराने के बाद में वापस जिस एंगल से गिरी है उसी एंगल से वो वापस भी निकल जाएगी। क्लियर है? तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर को लेकर, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, तो हमारे पास में क्या है, सबसे पहला आ जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द इन्फिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं एक कलर दे देता हूँ डार्क सा, तो ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। अब इन्फिनिटी से हमारे पास में क्या है, कुछ लाइनें आ रही है, हमने सबसे पहली लाइन इन्फिनिटी से गिरी, ठीक है, हमारे पास में क्या है, इन्फिनिटी से ये लाइन आई और टकराने के बाद मैंने कहा था कोई लाइन अगर प्रिंसिपल, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद में कहाँ से पास करेगी, आपकी फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। कहाँ से पास करेगी, आपकी फोकस से पास करेगी। इसी तरीके से अब एक से तो इमेज बनेगी नहीं, एक लाइन और दिखा देते हैं हम। तो ये हमारी लाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और टकराने के बाद में कहाँ से चली जाएगी, आपकी फोकस पर वापस चली जाएगी, ठीक है ना। कहाँ पर जाएगी, फोकस पर जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है उसी पॉइंट पर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो क्या क्या पॉइंट आएंगे इसके, इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस, इमेज कहाँ पे बनी हमारी, फोकस पर बनी। कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अब ये रियल क्या होती है और इन्वर्टेड क्या होती है, इस बात को भी साथ साथ आप यहाँ पे समझते रहेंगे। रियल इमेज वो होता है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर ले सकते हो, ठीक है ना, कैन टेक ऑन स्क्रीन। जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं वो सारी की सारी इमेज हमारी क्या कहलाती है, रियल इमेज कहलाती है, ठीक है ना। जिन इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं वो सारी की सारी हमारी रियल के इमेज कहलाती हैं। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी के अंदर जितनी भी इमेज होती हैं वो सारी की सारी रियल इमेज होती हैं। और अगर आप मिरर में देखते हो तो वहाँ पर मिरर में देखने वाली इमेज सारी की सारी कैसी होती हैं, वर्चुअल इमेज होती हैं। तो रियल और वर्चुअल के बारे में थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगी हमारी, कांट टेक ऑन स्क्रीन, टेक ऑन स्क्रीन, आप इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज क्या है आपकी, आप इसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है आपको? तो जैसे आपके लिए क्या हो गया, मिरर हो गया, जैसे मैंने अभी मिरर का ये एग्जांपल आपको दिया, तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारा जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पे रखा होता है, तो हमारी इमेज कहाँ पर मिलती है, हमारी फोकस में मिलती है। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, या हम इसे कह सकते हैं कि पॉइंट साइज की होगी। कैसी होगी हमारी, पॉइंट साइज की होगी। मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो कैसी होगी, लेस देन होगी। अब देखिए मैग्निफिकेशन वैसे तो आगे आपका टॉपिक आएगा, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। तो अगर मान के चलिए यहाँ पर देखिए आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो पॉइंट साइज है, तो मैं उसे क्या मानूँ, पॉइंट साइज तो बहुत छोटा हो गया, मान के चलो आपने 1 मान लिया। अब ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो 10 है, इसका 10 गुना बड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए इससे क्या होगा, ये इमेज अगर मैं 10 से 1 का डिवाइड दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 से कम है ना भाई, 10 में 1 का डिवाइड दूंगा तो 1 से कम है, तो इसलिए हमने कहा कि लेस देन 1 होगा। तो मैग्निफिकेशन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, लेस देन 1 होगी, या हम कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन यहाँ देखने के लिए मिलेगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी आपकी। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी इमेज है हमारे पास में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा जाता है। ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के पीछे हमारे पास में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, इस पॉइंट पर। ये हमारा रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हमारा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से कोई लाइट हमारे पास में, सबसे पहले हमने यहाँ से लाइट ड्रॉ करी, तो सबसे पहली लाइट कहाँ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो टकराने के बाद में कहाँ पर आ जाती है, फोकस से पास करती है। ठीक है, कहाँ पे पास करती है, फोकस से पास करती है। दूसरी लाइट हमने फॉल्स करी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने कहा था जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो टकराने के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाती है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, हमारी इमेज बनी इस पॉइंट पर। ये हो गई हमारे पास में इमेज। तो कैसी इमेज बनी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारी इमेज बनी वो कहाँ पर बनी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। दूसरा रियल है और इन्वर्टेड है। तीसरा डिमिनिश्ड है, छोटी है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी, यहाँ पर कितनी छोटी है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। डिमिनिश साइज की बनी। मैग्निफिकेशन की बात करें वो भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। कारण मैंने आपको बता दिया कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है आप सभी लोगों को, यहाँ तक सारी बात क्लियर आ गई। तो यानी कि इस केस में भी हमें मैग्निफिकेशन कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मिलने वाला है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारे पास में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या, हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस कर दिया। उसको कहाँ रख दिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है ना। अब कोई भी रे, हमने सबसे पहले एक रे डाली जो मिरर पे टकराई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है ना, एक रे डाली और टकराने के बाद में वो कहाँ से पास करी, हमारी पैरेलल टू द, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो टकरा कर फोकस से पास करी। दूसरी इमेज हमारे पास में क्या होगी, हमने कहाँ से चेक की, इसको फोकस से डाली। अगर कोई इमेज हमारे पास में, कोई लाइट या कोई रे हमारी फोकस से पास कर रही होती है तो वो टकराने के बाद में कहाँ चली जाती है, हमारी हमारे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। कैसे हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पॉइंट पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में मीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। तो इमेज कैसी है हमारे पास में, यहाँ पे बात करें तो इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज बनी है हमारी वो कहाँ पे बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। साइज की अगर बात करी जाए तो सेम साइज की होगी। और मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन की बात अभी हमने करी थी कि भाई हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो जनरल सी बात है, मैं इसको हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ इमेज कह सकता हूँ। तो काटूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसकी मैग्निफिकेशन कैसी होती है, यहाँ पर 1 के बराबर होती है। बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली इमेज के बारे में, फोर्थ इमेज की। तो फोर्थ में हमारे पास में, फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। अब क्या, हमने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ये हमारे पास में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब क्या, हमने इसे कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर रखा है। तो हमारी ले सबसे पहले क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे आप। टकराने के बाद में कहाँ से पास करेगी, आपकी फोकस से पास करेगी आपकी। ठीक है ना, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी इमेज हमने कहाँ से फेंकी, अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराकर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वापस भी चली जाएगी। ठीक है ना। यानी कि जो रे हमारी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा रही थी वो टकराकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगी। क्लियर है। तो हमारी इमेज देखिए यहाँ बने, इस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, इमेज हो गई। तो इमेज फाउंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ बनी है, पीछे जाकर बनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ बनी है, पीछे जाकर बनी है। रियल होगी एंड इन्वर्टेड इमेज है। रियल है एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी बनना इमेज। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, उल्टी को कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर ये सीधा इस तरफ को खड़ा हुआ है तो इमेज इसके अपोजिट इन डायरेक्शन बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, क्लियर है आपको। साइज की अगर बात करी जाए तो एनलार्ज इन साइज, बहुत बड़ी बन रही है। ये ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है, इमेज हमारी बड़ी बन रही है। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा होता है तो हमारी इमेज हमेशा बड़ी बनती है। और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा होता है, यानी कि इस साइड में रखा होगा,
तो हमारी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, हमारी जो है स्मॉल इमेज बनेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि अब इस बार जो है हाइट ऑफ इमेज बढ़ रही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारे पास में पांचवा अपनी इमेज, ऑब्जेक्ट एट फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, फोकस पर। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट का हमारा ये हमारे पास हमने रख दिया इसको फोकस पे, ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फोकस पे। तो यहाँ से हमने लाइट पास कराई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है पास होती है कहाँ से, फोकस से पास होती है। ठीक है ना? तो हमारे पास में ये हमारी रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे हमने डाली कहाँ से, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है और मिरर पे टकराने के बाद में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या होती है, वापस आ जाती है। तो जी यहाँ से ये गई और टकराने के बाद में इधर वापस निकल गई। तो इमेज जो हमारे पास में यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो देखिए कहाँ पे जा रही है, ये इन्फिनिटी पर जा रही है। कहाँ पर जा रही है आपकी, इन्फिनिटी पर जा रही है। तो इमेज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी पे, हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। मैग्निफिकेशन की अगर बात करी जाए तो हाईली मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि इस बार देखिए HI की जो इमेज है वो मच 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 ग्रेटर है कितने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हमारी जो HI है वो मच 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 ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो मैग्निफिकेशन इसका कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी आखिरी इमेज के बारे में, जो कि इमेज नंबर 6। तो इमेज नंबर 6 क्या कहती है हमसे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर मैंने इस बार ऑब्जेक्ट को अपने फोकस और पोल के बीच में रख दिया, देखिए जैसे मैंने ये अपना ऑब्जेक्ट क्या करा, यहाँ पर ये प्लेस कर दिया, ये फोकस और हमारा ऑब्जेक्ट किसके बीच में, पोल के बीच में हमारे पास में। तो देखिए पहली रे हमारी गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टकराने के बाद में क्या होगा, फोकस से पास करेगी। ठीक है ना? दूसरी हमारे पास में क्या है, हमने यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेज को डाला। लाइट जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से वापस भी चली जाती है, यानी कि हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये लाइट एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर को भाग रही है, ये इस तरफ को चलती जा रही है, ये इस साइड को चलती जा रही है। मतलब कहीं पर भी ये पैरेलल नहीं आ रही, एक दूसरे को एक्सपेंड कर रही है लाइट, तो आगे तो जाके कहीं नहीं मिलेगी। मतलब इस लाइट को अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ को बढ़ाते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ को लेके जाते हैं, तो पीछे की तरफ ले जाने पर हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारी एक दूसरे से क्या हो रही है, इस पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है। तो हमारी इमेज इस बार कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे जाकर बन रही है। तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इस बार हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, जाकर बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे जाकर बनी है। दूसरी कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है, इरेक्ट मतलब क्या है, ये सीधी है हमारी। तो अब क्या देखिए, सीधी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट भी सीधा ही रखा हुआ था, इमेज भी सीधी बनी हुई है। तो हमारे पास में क्या है, और एनलार्ज विथ फेड अपीयरेंस। जब यह क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो उस समय पर जो हमारी इमेज बनती है वो बड़ी तो बनती है, लेकिन साथ साथ क्या होती है, फेड बनती है, यानी कि वो धुंधली दिखाई देती है हमें। चौथा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, मैग्निफिकेशन कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और सिर्फ ये केस रहता है जहाँ पे मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव देखने के लिए भी मिलेगी, क्योंकि इस बार हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही कहते हैं पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव है तो हमारे पास में इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है? आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई सारी बातें, किस तरीके से हमें इमेज बनानी, क्या क्या इसके नियम होते हैं, कौन कौन से नियमों को हमें पालन करना है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपनी इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास में क्या है। इसमें देखिए सबसे पहली बात याद रखिए कि जब भी कोई इमेज आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाएंगे, मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस नहीं कह रहा हूँ, तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, साथ ही साथ उसकी जो इमेज का साइज होगा एवरी केसेस में वो कैसा रहेगा, आपको डिमिनिश्ड ही मिलेगा। ठीक है ना? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रख दिया। अब यहाँ से क्या है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, और ये लाइट आई आई आई, और टकराने के बाद में जैसे ही टकराई तो उसने क्या कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, फैला दिया लाइट को।
ठीक है ना, क्या कर दिया उसने, स्प्रेड कर दिया, फैला दिया लाइट को। ठीक है ना, यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारी लाइट गई, और टकराने के बाद में उसने क्या करा इसको, एक सेकेंड, टकराने के बाद क्या करा इसको, स्प्रेड कर दिया। तो देखिए ये लाइट कभी भी आपस में मीट नहीं कर पाएंगी, तो इमेज तो कहीं से बन रही होगी। तो हमने जब इसको पीछे की तरफ को थोड़ा बढ़ाया, तो बढ़ाने के बाद में ये कहाँ जाकर मिल रही थी, फोकस पर जाके मिल रही थी। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होगी इसकी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे मिलेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिल रही है, बिहाइंड हिस्सा इसका, ये बिहाइंड है। तो बिहाइंड द मिरर मिल रही है, कहती है वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड है एंड पॉइंट साइज की होगी। मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो लेस देन कैसा होगा, 1 होगा, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है। अब इसके अलावा अब आप इमेज को चाहे ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ रख लो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, किसी भी पोजीशन पर आप लिख दो, आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो इस तरफ आपकी सरकती चली जाएगी, इस साइड पर सरकती चली जाएगी, और उतना ही साइज उसका क्या होता है, छोटा चलो होता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इस चीज़ को, सेकेंड इमेज को। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं पर भी रख दीजिए, ये आपका पोल है, ये वाला पॉइंट आपका पोल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप कहीं पर भी अपने ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इन्फिनिटी को छोड़ के, क्योंकि इन्फिनिटी का केस हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा कहीं भी रख दीजिए। अब देखिए कोई लाइट है हमारे पास में, ये कोई लाइट है हमारे पास में, ये गई हमारी, और मिरर पे टकराने के बाद में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है ना, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर दी। अब कोई लाइट है, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी क्या हो रही है, पास हो रही है। तो जो लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो टकराने के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस आ जाती है। ये बात तो हमने पढ़ ली है अच्छे तरीके से। ठीक है ना, ये बात तो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं अपनी। अब अगर मैं फोकस को थोड़ा सा, यानी कि जो हमारी पहली रे थी उसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ को लेके आऊँ, पीछे की तरफ लेके आऊँ, तो वो फोकस से पास कर रही होगी, तो हमारी इमेज देखिए कैसे छोटे से साइज की होगी। ये हमारी इमेज है। मैंने कहा था ना कि पॉइंट साइज से भी क्या होती रहेगी, छोटी होती रहेगी, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, तो इसका इमेज का साइज कैसा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर है बात, आप लोगों को समझ में आ गई। हर तरह की मैंने आपको इमेज यहाँ पे दिखा दी, चाहे वो आपकी कॉन्वेक्स की हो चाहे वो कॉन्केव की हो। ठीक है। तो इमेज हमारे पास में क्या है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी एंड पॉइंट इन साइज की होगी, और मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। क्लियर है आप सभी लोगों को, क्लियर है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम मिरर फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा, और मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखिए मैग्निफिकेशन होता क्या है, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ इमेज इज नॉन एज द मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो मैग्निफिकेशन मैंने बताया कि मैग्निफिकेशन क्या है, आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो HI/H0 क्या होता है हमारे पास में, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, HI/H0। इसका एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास में, वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो भी हमारा मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो अगर मैं दोनों को मर्ज करता हूँ तो मैग्निफिकेशन का हमें क्या मिलता है, HI/H0, जो कि बराबर है -V/U के। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन हमें बता क्या रहा है, मैग्निफिकेशन बताता है कि कोई चीज़ हमारी कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कोई सी चीज़ के छोटा या बड़ा होना ही हमारा मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है ना, जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसको हम मैग्नीफाइड कह देते हैं, और जब कोई छोटी होती है तो उसको हम डिमिनिश्ड कह देते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद कुछ यूज पे भी बात कर लेते हैं, हम यूज पे भी चर्चा कर लेते हैं अपनी, कि कौन कौन से हमारे यूज़ हैं कॉनकेव मिरर के। तो देखिए कॉनकेव मिरर पे हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, कि जितनी भी लाइटें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती हैं, जितनी भी लाइटें आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती हैं, ठीक है ना, कितनी भी लाइटें आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल, वो सब टकराने के बाद में कहाँ पर मीट करती हैं, आपकी फोकस पे मीट करती हैं। टकराने के बाद में कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे मीट करती हैं। जो भी लाइट टकराएगी वो कहाँ पे मीट करेगी, आपकी फोकस पे करेगी। जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएंगी वो सब की सब लाइटें क्या करेंगी, आपकी फोकस पे जाकर मीट करेंगी। तो यानी कि इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि जितनी भी लाइटें हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं
वो अगर सारी फोकस में मीट करती है तो हमारे कॉनकेव का एक और नाम बन जाता है जिसको हम बोल देते हैं कन्वर्जेंट मिरर। क्या बोल देते हैं हम? कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है ना, क्या कह देते हैं? कन्वर्जेंट मिरर। अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं अपने इस मिरर का, तो इस बात को देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये जो आप वॉशरूम वगैरह में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, मेकअप करने के लिए फीमेल क्या करती हैं, एक मिरर इस्तेमाल करती हैं। वो हमारा कैसा होता है? एक कॉनकेव मिरर होता है। फिर दूसरा इसका अंदर कहाँ इस्तेमाल करा जाता है इसका? आप लोग टेलीस्कोप वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, आप टॉर्च लाइट के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है ना, आपका माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल होता है। तो कई सारी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का अपना इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ आप लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बार्बर शॉप के अंदर भी कॉन यूज़ होता है। बार्बर शॉप में कॉनकेव मिरर होता है जो साइज़ को बड़ा दिखाने का काम करता है। ठीक है ना, बार्बर शॉप में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बात करें यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ इस्तेमाल करा जाता है? तो स्ट्रीट लाइट के अंदर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। कहाँ पर? स्ट्रीट लाइट के अंदर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका लाइट काम होता है लाइट को स्प्लिट करना। अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ से आ रही है तो इसको टकरा कर क्या करेगा? स्प्लिट कर देगा, फैला देगा दूसरी तरफ। तो इस लाइट आ रही है हमारे पास में, टकरा कर उसे क्या कर देगा? स्प्लिट कर देगा, फैला देगा। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें तो शार्प मोड के ऊपर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हमारे पास में शार्प मोड यानी कि शार्प टर्न देखने के लिए हमें मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरी गाड़ी वाले को भी ये पता लग जाए कि आगे से कोई इंसान गाड़ी को टर्न कर रहा है। तो शार्प मोड पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में इसको कहाँ इस्तेमाल करा जाता है? हम लोग रियर व्यू देखने के लिए, कैसा? रियर व्यू देखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक की बात समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर v क्या होता है हमारा? v होता है इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है हमारा? इमेज डिस्टेंस, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी पर जाकर इमेज बनी है वो हमारी क्या कहलाती है? इमेज डिस्टेंस कहलाती है। और जो भी आपको मेजर करना है वो पोल से मेजर करना है। ठीक है ना। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करें, u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीसरी हम बात करें f की, तो f क्या होता है हमारा? फोकल लेंथ होता है। क्या होता है हमारा? फोकल लेंथ होता है। ठीक है। मैग्निफिकेशन मैंने आपको पीछे बता ही दिया। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है अपना। क्या करना है आप लोगों को? ये वाला फॉर्मूला अपना याद रखना है। अब इसी में मैं कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ, थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए हमारे पास में कोई मिरर है तो कुछ आपको बातों का पता रहना चाहिए जिससे कि आप आराम से किसी भी न्यूमेरिकल को आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे तो मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी। ठीक है, ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा फोकस मान लीजिए, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो भी चीज़ें सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ को जो भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी वो सब क्या होंगी? आपकी पॉजिटिव होंगी। और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ देखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव लेंगे। दूसरा, ईच एंड एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर बाय पोल। ईच डिस्टेंस, ईच डिस्टेंस मेजर बाय पोल, मेजर बाय पोल। आप कोई भी दूरी को नापेंगे वो पोल से नापेंगे। आपको फोकस की दूरी नापनी है वो पोल से मेजर होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेजर करना है वो भी पोल से नापा जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लो इस तरीके से आ रही है हमारे पास में इस डायरेक्शन में, और अगर मुझे डिस्टेंस को मेजर करना पड़ रहा है इसकी अपोजिट इन डायरेक्शन में। ठीक है ना, कैसे मेजर करना पड़ रहा है हमें इसको? इनकी अपोजिट इन डायरेक्शन में। मान लो मुझे इस तरफ इसकी डिस्टेंस को मेजर करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अगर मेरी लाइट की डायरेक्शन ऐसी है कुछ और मेरी मेजरिंग डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको हमेशा उस ऑब्जेक्ट को जो भी आप ले रहे हो, जो भी आपको ले रहे हो, चाहे वो एफ हो, चाहे वो आपका यू हो, चाहे वो आपका वी हो, उसको आपको कैसे लेना है? नेगेटिव लेना है। कैसे लेना है आपको? नेगेटिव लेना है। ठीक है ना, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसको आप कैसे लेंगे? एफ यू वी को आप यहाँ पर नेगेटिव लेके चलेंगे। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर लेक्चर को करते हैं अपने ऑफ। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है यहाँ पर? कह रहा है एन ऑब्जेक्ट
4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस एट ए 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब हमें पहले पता रहना चाहिए, देखो कॉनकेव मिरर जब भी आ जाएगा, आपका मिरर कौन सा बोल दिया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर आपकी चाहे तो यू की वैल्यू हो, आपको नेगेटिव लेनी है, फोकल लेंथ हो, वो भी आपको नेगेटिव लेनी है, आपका वी आएगा, वो भी अगर नेगेटिव आता है तो आपकी रियल इमेज बनेगी, और अगर मान लो वी आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। लेकिन यू और एफ को आपको कैसे लेना है, नेगेटिव ही लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर का, कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। और जो यू की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की प्लेस कहाँ पर है, वो 25 सेंटीमीटर पर प्लेस है। तो हमने कहा कॉनकेव है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। कह रहा है फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, एफ भी हमें दे दी, कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर की इसकी फोकल लेंथ है। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। एक फाइन इमेज को प्राप्त करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट को यानी कि मिरर को कहाँ रखना पड़ेगा जिससे एक फाइन इमेज है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो देखिए मिरर फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, इसको यहाँ से हटा देते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि मैं इन चीज़ों को ऊपर शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, मिरर फॉर्मूला अभी हम लोगों ने आपको मिरर फॉर्मूला बताया, क्या है आपका, 1/u प्लस 1/v, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए v हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/v प्लस 1/u की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो u कितना है हमारे पास में, 1/-25 बराबर में f है हमारे पास में 1/15। ठीक है, इसको शिफ्ट करेंगे तो 1/v आपका किसके बराबर आ जाएगा, 1/15, और ये माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में, 1/25। अच्छा ये भी आपका माइनस का रखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कॉनकेव में सब माइनस ही होता है ना, तो 15 सेंटीमीटर भी आपका कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। तो अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों के लिए, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके। अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप पे नहीं होता है इस तरीके से तो आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मुझे आता है तो मैं इसलिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूँ। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 75, तो 15 से करेंगे तो माइनस का 5 मिलेगा, 25 से करूंगा तो यहाँ पे 3 मिलेगा। तो 1/v हमारा किसके बराबर आ गया, -5 + 3/75। आगे देखेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 2/75, कैसा आ गया हमारे पास में, माइनस का 2/75, यानी कि v इज इक्वल टू 75/2 माइनस का। अब इसे कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 × 6, 2 7 × 14.5, ठीक है ना, 2 5 कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब अगर v मेरा माइनस का आ रहा है तो हम कहेंगे कि इमेज हमारी कैसी है, रियल इमेज है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, इमेज कैसी है हमारी, रियल है एंड इन्वर्टेड है। तो इसका जो नेचर हमसे पूछा गया था वो नेचर हमने यहाँ पे बता दिया कि कैसी इमेज बन रही है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और कहाँ पर बन रही है, 37.5। अगर मैं मैग्नीफिकेशन की इसकी बात करूँ, हालांकि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आपसे मांगा नहीं गया है, अगर मांगेगा तो ही आपको देना है, नहीं तो मत देना। तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपको सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज आपको नहीं पता है। तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला और बताया था कि v/u लगा दीजिएगा। तो v/u अगर आप लगाते हो तो हाइट ऑफ इमेज आपकी 4 है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी 4 है, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर का दिया है, कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर का दिया गया। और ये हमारे पास में आया था माइनस का, v की वैल्यू हमने निकाली है 75/2, माइनस की 75/2, और u हमारे पास में कितना है यहाँ पर, वो है हमारे पास 25, माइनस का 25, तो माइनस से माइनस कटा, 25 दिया, 75 कट गया, यानी कि 3/2 हमारे पास में क्या आ गई इसकी, ठीक है ना। हाइट की किसकी कितनी आ रही है, हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3/2 इंटू में 4, तो 2 × 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर की इसकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, यानी कि इसकी 1.5 गुना बड़ी इमेज हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है आपको न्यूमेरिकल, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद में लेक्चर को करते हैं ऑफ। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। कहता है एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, स्प्लिट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब इसकी जो लेंथ, लेंथ मतलब हाइट से ही बात हो रही है, यहाँ पर जो हाइट है हमारे पास में ऑब्जेक्ट की वो कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है। साथ में डिस्टेंस हमें यानी कि u की वैल्यू हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर,
जो कि माइनस की होगी, हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दी गई है, आर हमारे पास है 30 सेंटीमीटर का। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तीनों चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहला फोकल लेंथ निकाल लीजिए। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बटे में 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितनी है, 30 दे रखी है, और फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 15। तो फोकल लेंथ आपको कितनी मिल गई यहाँ से, 15 सेंटीमीटर की। अब आप लोगों को मिरर फॉर्मूला पता ही है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v की अगर मैं बात करूँ वो मुझे फाइंड आउट करना है। 1/u की अगर बात करी जाए तो u हमें दे रखा है -20, और 1/f हमारा आया था 1/15। इसको अगर मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ से तो हमें मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस में 1/20। तो यहाँ से आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट सके अच्छे तरीके से, ठीक है ना। 20 के टेबल से जो पूरा कर जाए, तो हम 60 को ले लेते हैं अपना, 60 इज द बेस्ट नंबर। तो 15 से करेंगे, 15 4 जा 60 प्लस 23 जा 60। तो 1/v हमें कितना मिल रहा है यहाँ से, 7/60 मिल रहा है। तो v की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 60/7 सेंटीमीटर की हमारी क्या आ जाएगी, v की वैल्यू। अब अगर मुझे मैग्नीफिकेशन निकालनी है इसकी, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि बराबर होता है -v बट्टे u के बराबर। अब हमारे पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हैगा, हाइट ऑफ इमेज नहीं है हमारे पास में। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। v/u, v की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाल ली, 60/7 हमें v की वैल्यू मिली है, और u की वैल्यू जो हमारे पास में है वो है 20 सेंटीमीटर की। कितनी है, -20, और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 60 गुना में 5 बट्टे में 7 इंटू में 20। तो 23 जा 60, तो 3 5 जा 15। आपको क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी 15 अपॉन में 7। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 1 जा 7, सॉरी 7 2 जा 14 पॉइंट, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, यानी कि 2.14 सेंटीमीटर की आपको क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि क्या है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर से छोटी है। तो मैंने बताया था ना आपको कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉल यानी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है अपने साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नेचर की बात करी जाए इसकी, यहाँ पर नेचर की, तो नेचर कैसा होगा इसका, ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड साइज। अब आपको मैंने मिरर की इमेज बनाना सिखाई है कॉन्वेक्स मिरर की, तो आप इस पर ड्रॉ करेंगे। तो यहीं पर करते हैं अपने लेक्चर को ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक लेके आएंगे यहाँ पर। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।